बच्चों, हमारा रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर चल रहा था। रे ऑप्टिक्स के चैप्टर में हमने रिफ्रैक्शन फ्रॉम द प्लेन सरफेस कर लिया था। अब हम रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एच.सी. वर्मा जी की बुक के 2-3 एग्जाम्पल्स करूँगा। आप लोग देखिए पेज नंबर 403 पर, HCV पेज नंबर 403 पर एग्जाम्पल 10 देखिए। तो देखिए मैं एग्जाम्पल 10 पढ़ रहा हूँ। मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन इंटरफेस AB between two media of refractive indices μ1 and μ2. μ2 is greater than μ1, यानी कि डेंसर से रेयरर का अरेंजमेंट है ना। हाँ, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा एज शोन इन द फिगर। ओके, द एंगल थीटा इज इनफाइनेटेसिमली ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है जी, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, इसका मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ओके, so that total internal reflection takes place. Now if a transparent slab DEFG of uniform thickness and of refractive index μ3 is introduced on the interface as shown in the figure, show that for any of the value μ3 all light ultimately be reflected into the medium 2. देखिए वैसे तो मैंने आपको एक है ना मल्टीपल रिफ्रैक्शन का केस पढ़ाया था, आपको याद हो। उसमें मैंने क्या किया था, बहुत सारे मटेरियल बताए थे, 1 2 3 4 खूब सारे बताए थे। तो मैंने आपसे कहा था कि आपको जो रिफ्रैक्शन चेक करना है वो इनिशियल एंड फाइनल में करना है। बीच वाले जो होते हैं सो होने दो, उनका कुछ भी नहीं है मतलब। अल्टीमेटली वही होना है कि जो इसका और इसका प्रॉपर्टी होगा। तो वैसे तो इस सवाल को सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं, आप समझ रहे हो उस कंसेप्ट से, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि μ2 एंड μ1 ये इनिशियल और फाइनल है, और बीच में आप μ3 लगा दो, μ4 लगा दो, μ5 लगा दो, कितने लगा दो, क्या फ़र्क पड़ जाने वाला है, क्योंकि हमने उस कंसेप्ट को प्रूव किया था वहाँ पे। फिर भी मैं इसको जो है ना अपन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या करना है। तो देखिए यहाँ क्या है कि आपके पास में एक लेयर है इनिशियल। सबसे पहले मैं 2 स्टेप्स में बात करूँगा। जो हमारी इनिशियल स्टेज है उसमें AB एक लेयर है, और यहाँ पर μ2 मटेरियल है, यहाँ पर μ1 मटेरियल है। ये आपका नॉर्मल इंसिडेंस है, ये एंगल थीटा है, एंड दिस थीटा इज गिवन ग्रेटर देन और नियरली इक्वल टू C। थोड़ा सा ग्रेटर है बेटा, तो ये आपका I इक्वल टू थीटा ग्रेटर देन थीटा C है, ग्रेटर देन थीटा C है। तो नेचुरल है कि अगर ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, इन्होंने कहा है μ2 इज डेंसर एंड μ1 इज रेयरर, तो इसका मतलब है कि ये तो आपका TIR हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। ओके, अगले स्टेप में ये कह रहे हैं कि ये A है और ये B है। यहाँ μ2 है बिल्कुल, यहाँ μ1 है, लेकिन यहाँ इन्होंने एक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है और ये μ1 है। अब देखिए ये μ3 है ना, इसके 2 केस हो सकते हैं। देखो जहाँ तक μ2 एंड μ1 का सवाल है तो यहाँ TIR हो रहा था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा था। अब यहाँ μ3 की 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो μ3 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 से कम हो। अगर μ3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 से कम है, इफ μ3 इज लेस देन μ1, IF इफ μ3 इज लेस देन μ1, इसका मतलब तो μ3 जो है ना और भी ज़्यादा रेयरर हो गया। आप सोचिए अगर μ3 μ1 से कम हो तो और भी ज़्यादा रेयरर हो गया। अब और भी ज़्यादा रेयरर हो गया तो भैया फिर तो हो ही जाएगा TIR, क्योंकि जब उसी से हो रहा था जो कम रेयरर था तो इससे तो पक्का ही होगा, यानी इस पर हमें डिस्कस करना ही नहीं है। देखिए इनका एच.सी. वर्मा जी का सॉल्यूशन देखेंगे ना आप, तो ये इसी तरह की बात कह रहे हैं। अगर ये μ3 लेस देन μ1 है तो फिर तो बात ही नहीं करती, होगा ही TIR फिर तो। अब हम कंसिडर करेंगे अगर μ3 ग्रेटर देन μ1 हो तो क्या होगा। फिर इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि ये जो है यहाँ वाला जो मीडियम है वो TIR न करे, क्योंकि μ3 ग्रेटर देन μ1 है, तो हो सकता है लाइट रे अंदर जाए, तो लाइट रे अंदर जाए पॉसिबिलिटी बनती है, करेक्ट। अब ध्यान दीजिए आप,
तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है इफ μ3 ग्रेटर देन μ1। तो अगर μ3 ग्रेटर देन μ1 है और ये आपका μ2 था, ये आपका μ2 था, यहाँ आपने μ3 स्लैब रखी है और ऐसी स्लैब रखी है μ3 कि μ3 ग्रेटर देन μ1 है। इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट ना हो, इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो, इस जगह ना हो, ए बी पर ना हो, लेकिन हो सकता है वहाँ हो। अगर मान लीजिए ए बी पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये लाइट इसके अंदर जाएगी, करेक्ट। अब जब इसके अंदर ये लाइट एंट्री करेगी तो हो सकता है ये मटेरियल थोड़ा सा क्या हो कि डेंस हो, तो या थोड़ा सा मतलब जो है वो क्या बोलते हैं रेयर हो इससे, तो ये क्या होगा आपके इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। अब अगर इससे थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो ये पक्का मान करके चलिए कि ये एंगल ज़्यादा होगा, अब आपका ये जो μ1 था वो आपका रेयर है, बहुत रेयर है। अब ये जब थीटा के लिए ही TIR कर रहा था तो यहाँ तो बेटा देखो थीटा से ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा, अगर ये अंदर एंट्री मारता है तो फिर ये इस तरह से होगा। अब इस तरह से होगा तो ये एंगल तो बढ़ेगा ही ना, और एंगल बढ़ गया तो ये तो निश्चित रूप से यहाँ से TIR होकर के ही बाहर आएगा। यानी इसके अंदर कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, नो नीड ऑफ एनी कैलकुलेशन, आप सिंपल कह सकते हैं। और वैसे हमारे पास में कंसेप्ट ऑलरेडी मौजूद है कि आपको फर्स्ट एंड लास्ट मीडियम चेक करना होता है, उसके बाद आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आपको एग्ज़ाम के अंदर 2 मीडियम दिए हुए हैं और एक दिया हुआ है ग्लास, मान लो एक दिया हुआ है ग्लास और एक दिया हुआ है सपोज टर्पेंटाइन दे रखा है। आपको ऐसे मीडियम दे दिए 2 और आपको ये कह दिया कि एक पर्टिकुलर एंगल से ज़्यादा जाते हो तो TIR होता है, थीटा इज ग्रेटर देन वट एवर, कुछ वैल्यू दे दी उन्होंने, मान लो एग्जाम में आ गया ऐसा सवाल है ना। मैं क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं ना, इमेजिन कर रहा हूँ कि ये ग्लास है, ये टर्पेंटाइल है, यहाँ से आया और अब ये यहाँ से चला गया, तो यहाँ तो हो गया TIR। अब इसके बीच में ये और 2-4 मटेरियल भर देते हैं यहाँ पे, लेकिन लास्ट और इनिशियल वाला सेम रखा है। यहाँ टर्पेंटाइन ही है लास्ट में, बीच में कितना ही करते रहो आप खेल करो मस्ती से, है ना। यहाँ से अगर लाइट उस एंगल से ज़्यादा आना चाहिए, ध्यान दीजिए ये वाली चीज़ आपकी होनी चाहिए कि दिस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल देन जो ग्लास एंड टर्पेंटाइल है ना उसके क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। ये इसी बात को हम यहाँ भी कह रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो थीटा है वो उस वाले C से ज़्यादा होना चाहिए, ये कंडीशन है बस। ये है तो फिर चाहे आप अंदर बीच में कुछ भी भरते रहो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये बिल्कुल वही बात है जो हमने मल्टीपल मटेरियल्स के बारे में आपको बताया था। तो मुझे लगता है कि इस बारे में कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है और इन्होंने HC वर्मा जी ने भी कोई कैलकुलेशन नहीं की है। आप इनकी पढ़ लीजिए पूरा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने क्या किया है। फिर भी किसी बच्चे को कोई अगर कन्फ्यूजन रहता है तो वो मेरे से बात कर सकता है। इन्होंने इसमें कुछ नहीं किया, इन्होंने केवल ये कह दिया है कि जो सेकंड थीटा डैश जो आएगा बाहर है ना वो क्रिटिकल एंगल जो आएगा उससे ज़्यादा ही आएगा, उससे कम नहीं आ सकता। ठीक है, तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है पेज नंबर 403 पर ही है क्या, या पेज नंबर 404 पे है? नहीं, 403 पर ही है। तो देखिए पेज नंबर 403 एंड क्वेश्चन नंबर 11 मैं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, ए कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। देखो बेटा कॉन्केव मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर हो गई, राइट। एक चीज़ क्लियर हो गई, आगे बढ़िए। A concave mirror of radius 40 cm lies on a horizontal table and water is filled up to the height 5 cm। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये कॉन्केव मिरर था, इसका फोकल लेंथ आपका -20 है और ये टेबल के ऊपर रखा हुआ था, इसमें पानी भर दिया गया है साहब। और कितने सेंटीमीटर तक भर दिया गया? 5 सेंटीमीटर पानी भर दिया गया है इसमें, राइट। चलिए एक बार देखिए, a concave mirror of radius 40 cm lies on a horizontal table and water is filled in the
up to the height 5 centimeter. A small dust particle floats on the water surface at a point P. ठीक है, कोई डस्ट पार्टिकल होगा जी, यहाँ पे हो ही सकता है ना, डस्ट पार्टिकल होता है पार्टिकल वाटर में, या कोई पत्ते का टुकड़ा होता है, कुछ भी होता है ना। Above the point of contact of the mirror with the table, locate the image of the dust particle as seen from the point directly above it. बस केवल लोकेट करनी है। तो देखो मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा मैं आपको। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि अगर यहाँ पानी भरा है, यहाँ पानी भरा है और यहाँ मिरर है, यहाँ मिरर है, ये पूरा मिरर है, ध्यान दीजिए, आपका मिरर ये है और यहाँ पानी भरा है। हम पता है क्या करते हैं, हम टेक्निकली ये मानते हैं कि ये पानी भरा है और आगे मिरर है, तो पूरा पानी भरा है, मतलब यहाँ भी पानी भरा है, ऐसा हम टेक्निकली मानते हैं। हो न हो, अगर मिरर के ऊपर पानी है तो हम मिरर के अंदर का एनवायरनमेंट, मिरर के अंदर का जो स्पेस, जो कि ओपेक स्पेस है जिसमें कुछ नहीं है, वहाँ भी पानी ही मानते हैं। तो ये सब जगह पानी है ना। तो अगर ये दिस इज वाटर, तो दिस एंटायर स्पेस इज वाटर, यहाँ भी पानी पानी है, वाटर वाटर है, ये आप मान करके हमेशा चलेंगे। हमेशा जब कभी भी किसी मिरर के ऊपर पानी होगा, मिरर के ऊपर कोई मटेरियल होगा, तो अंदर भी वही मटेरियल मान के चलेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर ये आपका प्लेन मिरर है। अब इस प्लेन मिरर के ऊपर अगर हमने कोई मटेरियल रख दिया जो कि ट्रांसपेरेंट है, मान लो रॉक सॉल्ट रख दिया, ट्रांसपेरेंट एकदम, तो अब हम यहाँ भी पूरे के पूरे स्पेस में जो है ना रॉक सॉल्ट मानेंगे। यानी अब हम इसमें हवा नहीं मानेंगे, और अगर मिरर के ऊपर हवा है तो हम पूरे में हवा मानेंगे। समझ गए? तो चलिए अब हम इसकी कैलकुलेशन यही मान करके हम करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका जो ये डस्ट पार्टिकल है वो 5 सेंटीमीटर अबव है पोल से। ये पोल है आपका, दिस इज पोल, मैं इसको ब्लैक कलर से लिख देता हूँ। ये पोल है बेटा, पोल से 5 सेंटीमीटर ऊपर है आपका क्या मटेरियल। तो मैं कहूँगा 1/v प्लस 1/u इट इज इक्वल टू 1/f। 1/v का हमें पता नहीं है, प्लस 1/u हमें -5 सेंटीमीटर दे रखा है, 1/f -20 है। तो जरा कैलकुलेट करना, 1/v बराबर -1/20 प्लस 1/5। आप 20 एलसीएम कर दीजिए, -1 प्लस 4, तो v बराबर आ जाएगा आपका हाँ जी 6.67 सेंटीमीटर आ गया। कहाँ से? पोल से आई है ये डिस्टेंस। तो दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम द पोल, पोल से 6.67 सेंटीमीटर, पोल से 6.67 सेंटीमीटर ये आ गया। अब देखो यहाँ एक बड़ी क्लियर बात आ रही है, वो कैलकुलेशन तो हमारी आ गई। यहाँ पर एक बड़ी साफ सुथरी बात है कि अगर मैं यहाँ से आँख से देखता हूँ तो बड़ी क्लियर कट एक चीज़ आ रही है आँख से कि ये जो डस्ट पार्टिकल है उसकी इमेज यहाँ बन रही है, और ये इमेज इस वाटर सरफेस से, ये वाटर सरफेस है बेटा, वाटर सरफेस से टोटल कितना अंदर है ये बताइए। तो मैं बताऊं, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम वाटर सरफेस, फ्रॉम वाटर सरफेस, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम वाटर सरफेस है कितनी? 5 + 6.67 यानी कि 11.67 है बेटा, ये टोटल डिस्टेंस है। अब जब ये 11.67 टोटल डिस्टेंस है तो मैं जरा ये जानना चाहूँगा कि ये पानी के अंदर है इतना डिस्टेंस, तो इसकी एपरेंट डेप्थ कितनी होगी? इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स एक्चुअल डेप्थ इन वाटर, इट मीन्स एक्चुअल डेप्थ इन वाटर इज 11.67 सेंटीमीटर। अब हमें तो एपरेंट डेप्थ चाहिए ना भाई, हमारी आंख देखना चाहती है। अब आंख इतना देख नहीं पाती, जो एक्चुअल डेप्थ है वो कभी नहीं देख पाती है आंख। किसी भी पानी के अंदर या किसी भी मटेरियल के अंदर जो एक्चुअल डेप्थ होती है वो हमारी आंख कभी देख नहीं पाती। तो हमारी आंख क्या देखती है? हमारी आंख एपरेंट डेप्थ देखती है। देखिए एपरेंट डेप्थ,
आपको हमने एपरेंट डेप्थ बताया कितना, एपरेंट डेप्थ बताया है आपको एच डैश, इट इज इक्वल टू एच अपॉन म्यू, एच अपॉन म्यू 11.67 अपॉन म्यू कितना है 4/3, पानी है ना, पानी है। तो आप कैलकुलेट करिए, ये आ जाएगा आपका 3 ऊपर, तो इसको ज़रा 3 से मल्टीप्लाई करना 11.67 को, तो आई थिंक 35 आएगा, है ना, 35 डिवाइड बाई 4 आएगा। एक बार देखो इसको, हाँ 35 डिवाइड बाई 4 आया। अब 35 डिवाइडेड 4 आया तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे को लग रहा है 8.75। देखना 8.75 सेंटीमीटर आंसर है क्या। हाँ जी, तो 8.75 बिलो सेंटीमीटर उसको दिखाई देगा। एक्चुअल पोजीशन और देखिए एपरेंट पोजीशन में अंतर है। एक्चुअल पोजीशन आपकी जो है रियल, एक्चुअल में वो पोजीशन आपकी ये है, लेकिन दिखाई ये नहीं देगी, दिखाई यही देगा क्योंकि हम सारे में पानी मानते हैं, हम यहाँ भी पानी ही मानेंगे। यानी एक बार मिरर के ऊपर जो मटेरियल होता है लास्ट तक इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हम वही मटेरियल लेकर के बातें करेंगे। करेक्ट। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो लुक एट क्वेश्चन नंबर 12 प्लीज। 404 पर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। An object is placed 21 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 20 centimeter। अच्छा ध्यान दीजिए, एक कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, सी, ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये पी सी बराबर है -20 सेंटीमीटर। इसका मतलब फोकल लेंथ आ जाएगी -10 सेंटीमीटर। R/2 होता है ना, R/2 होता है फोकल लेंथ। अच्छा अब ये कह रहे हैं 21 सेंटीमीटर पर एक एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 21 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड क्लोज टू द मिरर। देखो जी बात ये है, ये तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इससे 1 सेंटीमीटर अवे, 1 सेंटीमीटर अवे, ये वाली डिस्टेंस, यहां पर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो इन्होंने 21 सेंटीमीटर बनाई है, 21 सेंटीमीटर बनाई है, राइट। अब इन्होंने आगे क्या कहा है कि ये ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड क्लोज टू द मिरर। अच्छा यानी कि यहां एक ग्लास स्लैब रख दी इन्होंने कहीं पर क्लोज टू द मिरर रख दी, है ना, या कहीं भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपने इसकी थिकनेस ली है 3 सेंटीमीटर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको म्यू दे रखा है, म्यू बराबर 1.5, इट इज गिवन टू यू, राइट। अब होगा क्या, यहाँ से कोई रे आती है ना बेटा, उस रे का हाल देखना जरा, प्लीज लुक एट द सिचुएशन ऑफ रे। ऐसा आई, अब ये जो रे आ रही है ना, इट विल टिल्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज डेंसर मीडियम है, तो रेयर से डेंसर में जा रही है, तो रेयर से डेंसर में जा रही है तो इट विल टिल्ट लिटिल क्लोज टू द, और फिर वापस डेंसर से रेयर में जाएगी तो फिर ये इस तरह से हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये रे यहाँ जाएगी, राइट। अब अगर मैं इस रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँ, पीछे की तरफ, तो ये यहाँ आएगी, कहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि ये लिटिल शिफ्ट होगा, है ना। तो एज पर द क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन, due to the slab, the position of object, position of the object will shift close to the mirror, क्लोज टू द मिरर, बिल्कुल थोड़ा सा पास में हो जाए, क्लोज टू द मिरर। पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल शिफ्ट अपेरेंटली, ये अपेरेंट शिफ्टिंग होगी बेटा, अपेरेंटली,
ये एपरेंट शिफ्टिंग होगी, करेक्ट, क्लियर, मतलब ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट वहाँ चला जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट उसको ऐसा ही लगेगा मिरर को कि यहाँ रखा है। अब जरा हम शिफ्टिंग का वो निकाल लेते हैं, डेल्टा टी। डेल्टा टी इज एपरेंट शिफ्ट, अमाउंट ऑफ एपरेंट शिफ्ट निकाल लेते हैं। अमाउंट ऑफ एपरेंट शिफ्ट क्या आता था हमारा, वो आता था टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। चेक करिए आप, टी आपका 3 सेंटीमीटर है बेटा, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू आपका 1.5 है, यानी 2/3 है, 2/3 है। तो कितना आ जाएगा ये 1 माइनस 1/3, यानी कि 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब ये 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा जी। ओके, पहले 21 सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर के पास में आ गया है ना। तो इट मीन्स apparently the object will be at center of curvature, at center of curvature। ये तो बड़ा apparently होगा ही होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, राइट। और जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, कुछ इसमें बात करने की जरूरत ही नहीं है। तो इमेज विल बी एट सी। एंड ऑफ सेम साइज, हाँ जी, सेम साइज की भी बनेगी, सेम साइज। अच्छा, रियल होगी इमेज, है ना, रियल होगी, सेम साइज होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। देखना क्या क्या बोल रहे हैं ये भी ऐसा ही बोल रहे हैं क्या। चलो खैर, होगी, ये बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं उससे क्या है, होगा तो यही है ना। चलिए, अब अपन ने ये सब कर लिया, अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस, है ना। तो हम रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस के बारे में बात करना। रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस, तो देखिए रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस, वैसे मेरे को ऐसा ध्यान है कि कल मैंने क्लास में करवा दिया था। ध्यान दो, करना क्या है, ये कर्व सरफेस बनाते कैसे हैं। मान लो आपके पास में एक बहुत लंबा चौड़ा जो है ना कोई ट्रांसपेरेंट स्टोन पड़ा है, पत्थर पड़ा है, ट्रांसपेरेंट कांच का टुकड़ा है, ट्रांसपेरेंट है जी। अब इसको हम काट करके कर्व सरफेस बनाएंगे। तो देखिए आप ऐसा करके इसको कर्व सरफेस बना सकते हैं, मैं बना रहा हूँ, देखो यहाँ से आपने काट दिया, अब ये कर्व सरफेस बन सकता है, मतलब मशीन से कट कर देते हैं, कोई खास बात नहीं है। अगर मान लीजिए आपका पी पॉइंट है तो इसे कहेंगे हम पोल, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ हो सकता है, कहीं तो होगा ही। यहाँ अगर ऑब्जेक्ट है आपका तो ऑब्जेक्ट से बेटा रे चलेगी, तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट से रे यहाँ चल गई। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होनी है उसे कहते हैं नॉर्मल, तो ये आपका नॉर्मल है पक्का। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ओके राइट। जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये रे ऑफ इंसिडेंस है, तो इंसिडेंट रे यहाँ आ रही है। अब ये डेंसर मीडियम में जाएगी तो दिस रे विल गो क्लोज टू द नॉर्मल, तो नॉर्मल के क्लोज जाएगी बेटा, तो यहाँ आपकी इमेज बन जाएगी आकर के, राइट। मैं इस एंगल का नाम अल्फा रखता हूँ, इस एंगल का नाम बीटा रखता हूँ, और इस एंगल का नाम गामा रखता हूँ, करेक्ट। गामा थोड़ा अच्छे से लिखो, ये गामा रख दिया, राइट। अब देखिए ये एंगल आर है, आर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, है ना। ये आपका हाइट एच है, ये आपका हाइट एच है। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान लूँ, देखो मैं इसको ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ, इस डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस मैं नेग्लिजिबल अगर मान लूँ तो क्या हो, नेग्लिजिबल अगर मान लोगे ना इस डिस्टेंस को, तो देखिए क्या होने वाला है आपका, देखो टेंजेंट अल्फा बराबर क्या आएगा, एच अपॉन यू। टेंजेंट बीटा बराबर क्या आएगा, एच अपॉन आर। और टेंजेंट गामा बराबर क्या आएगा, टेंजेंट गामा बराबर आएगा एच अपॉन वी। अब आप जब इसको लिखेंगे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली अल्फा, इट इज अप्रोक्सीमेटली बीटा, एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली गामा।
ये चीज़ हो गई आपकी, करेक्ट। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक बात लिखूँगा, ये मुझे नज़र आ रहा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आई नज़र आ रहा है मेरे को, तो मैं लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आई। आप चेक करिए, और ये जो आर है ना, आर प्लस गामा इक्वल टू बीटा नज़र आ रहा है, तो चेक करो, ये हो रहा है बेटा। ओके, तो आर इक्वल टू क्या आ गया, आर इक्वल टू आ गया है आपका बीटा माइनस गामा, ये हो गया। गामा अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज आपके पास यहाँ है। अब हम अगर स्नेल्स लॉ की बात करें, तो मैं अगर इस मीडियम को म्यू1 बोलूँ, मान लो ये एयर है, लेकिन हम इसको म्यू1 बोल देते हैं, है ना, और ये मीडियम जो है वो म्यू2 है, म्यू2। तो स्नेल्स लॉ क्या कहेगा, स्नेल्स लॉ कहता है म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर, म्यू2 साइन आर। बेटे अगर मैं आई और आर को भी स्मॉल मानूं, तो हम ये कह सकते हैं कि म्यू1 आई इज नियरली इक्वल टू म्यू2 आर। एक्चुअल में होते ये स्मॉल ही हैं, ये हम जो डायग्राम बनाते हैं ना, ये बड़े बनते हैं एक्चुअल में, है ना, होते बड़े। हमारी रेंज जो है ना, आँख की जो साइज है वो कितनी सी है, लेकिन उसमें बड़ा कमाल है आँख की साइज में। हाँ, दूर दूर तक की चीज़ें दिखाई देती हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो आप देखिए, ये म्यू नॉट आई और म्यू नॉट आर है, और ये चीज़ें आपके पास आ गई। अब हम आर और आई की वैल्यूज यहाँ से उठा के लिख सकते हैं, फिर हम वो अल्फा बीटा की वैल्यू रखेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए, मैं अल्फा बीटा की वैल्यूज़ तो अपने को वहाँ से लेंगे हम, फिलहाल मैं यहाँ से जगह बना लेता हूँ थोड़ी सी। देखो, म्यू1 आई, म्यू1 इज द मीडियम where object is placed, mu2 is the medium where we are expecting image of the object, right। एक मिनट जरा, हाँ ठीक है। तो अब देखिए, म्यू1 आई, म्यू1 आई को बेटा लिख दो अल्फा प्लस बीटा, और इसको म्यू2 को, आर को आप लिख दीजिए बीटा माइनस गामा। एक मिनट जरा, बीटा माइनस गामा। तो आप अब लिख दीजिए म्यू1, अल्फा कितना है, अल्फा है, अल्फा एच अपॉन यू, है ना। हाँ, तो वो चीजें लिखिए आप, एच अपॉन यू प्लस एच अपॉन आर, इट इज इक्वल टू म्यू2 एच अपॉन आर माइनस एच अपॉन वी, ये राइट। अब देखिए, ये यू है ना, अकेली लेफ्ट साइड में है, तो इसको आप नेगेटिव रख दो, बाकी सब कुछ राइट साइड में है, तो इसको आप पॉजिटिव नेगेटिव रख दीजिए। अब आप देखिए, इसको मैं ज़रा इधर और इधर सॉल्व करता हूँ इनको, तो मुझे लग रहा है एच से एच तो सारे कट जाएंगे। अब मुझे लग रहा है वो मैं लिख देता हूँ जो मेरे समझ में आ रहा है, आप चेक कर लीजिएगा प्लीज़। तो मैं लिख रहा हूँ म्यू2 अपॉन वी, म्यू1 अपॉन यू, इट इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर, ये आएगा जी, बिल्कुल। तो देखिए, ये आपका फॉर्मूला है रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस का। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस, hence for the refraction from the curved surface, hence for the refraction from the curved surface, refraction from the curved surface, mu2 upon v minus mu1 upon u, इट इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर, है ना। अगर म्यू1 आपकी एयर हो, अगर म्यू1 आपका एयर हो, 1 हो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू2 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, इट इज इक्वल टू म्यू2 माइनस 1 अपॉन आर, ऐसा हो जाएगा ये, अगर एयर है तो, एयर है तो। ध्यान दीजिए, म्यू1 इज, ध्यान दो, म्यू1 इज
refractive index of the material in which object is placed, जहां ऑब्जेक्ट रखा गया है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है ना। μ2 इज व्हाट, μ2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, refractive index of medium in which refraction is taking place, in which refraction is taking place। तो सेकंड मीडियम है जी, फर्स्ट मीडियम से रे आ रही है, सेकंड मीडियम में जा रही है, वो ये चीज़ है। अब अगर मैं इन दोनों चीज़ों को एक बार ज़रा मैं इस फॉर्मूले को कंपेयर करना चाहता हूँ हमारे मिरर वाले फॉर्मूले से, तो देखिए नेक्स्ट आपका जो ये फॉर्मूला था ना रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, तो फॉर कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे पास में ये आ गया है μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये बेटा आ गया आपका रिफ्लेक्शन का। इसको मैं थोड़ा सा अगर मैनिपुलेट करके लिखूं तो मैं ऐसे लिखने की इच्छा रखता हूं, आप लोग जरा चेक करना एक बार, v/μ2 माइनस 1/u/μ2, ऐसे लिखने की इच्छा हो रही है बस, और कुछ नहीं है। ये है μ2 माइनस μ1/r, ये हो गया आपका करेक्ट। अच्छा, अब मैं अगर इसको यहाँ पे उससे कंपेयर करूँ अपने मिरर फॉर्मूले से, तो 1/v प्लस 1/u इट इज इक्वल टू 1/f, ये मिरर फॉर्मूला था, है ना। तो ये मिरर फॉर्मूला है। अगर हम इन दोनों फॉर्मूलों को कंपेयर करें तो ऑन कंपेयरिंग अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो बातें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। कंपेयरिंग पता है क्या होगा, m इक्वल टू क्या था मिरर फॉर्मूले में, m इक्वल टू था माइनस v/u, ये था ना, m इक्वल टू माइनस v/u। अब इसमें माइनस v की जगह आप लिखिए जरा एक बार v/μ2, और u की जगह लिखिए माइनस u/μ1, सॉरी ये μ1 है, तो बताइए आपके सामने क्या रिजल्ट निकल करके आने वाला है। तो m बराबर आ जाएगा आपका μ1 इंटू वी अपॉन μ2 इंटू यू, ये आने वाला है। ठीक है ना, ये आपका मैग्निफिकेशन आएगा। अब देखिए ये आपका कौन सा मैग्निफिकेशन आया है, ये आपका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आया है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अब एरिया मैग्निफिकेशन करोगे तो स्क्वायर कर दोगे, है ना, एरिया मैग्निफिकेशन करोगे तो स्क्वायर कर दोगे। वेलोसिटी निकालनी हो तो आप डिफरेंशिएट कर देंगे, v को t के रेस्पेक्ट में, u को t के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी आ जाएगी आपकी। यानी वो सब कुछ होगा जो पहले होता था, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं होगा। नेक्स्ट, तो अब हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हमने लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है, लेंस को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो फंडामेंटली हम क्या करते हैं, फंडामेंटली हम ये करते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास में दो जो है ना ग्लास के टुकड़े हैं, राइट, एक टुकड़ा यहाँ है, एक टुकड़ा यहाँ है, दो टुकड़े हैं सेम ग्लास के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से हम एक पीस काट ले रहे हैं, या चलो एक में से ही दो पीस काट ले रहे हैं, हाँ इसकी जरूरत नहीं है ना, एक इधर से काट लो, एक इधर से काट लो, अलग अलग रेडियस वाला काट लो, कि भाई इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आप R1 मान लीजिए और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 मान लीजिए, करेक्ट। अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हो ही सकती है ना, राइट।
अब हम इसको, ये आपका थिन लेंस बन गया, यानी हमने टेक्निकली ये माना है कि इस लेंस की थिकनेस बहुत ही कम है, ऐसा हम टेक्निकली मान करके चल रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये लो जी, तो हमने ये लेंस बनाया है और इसकी थिकनेस को बहुत छोटा सपोज किया है कि दिस थिकनेस इज नेग्लिजिबल स्मॉल, करेक्ट। दिस थिकनेस इज, आप ये कह दीजिए कि दिस थिकनेस इज अप्रोक्सीमेटली 0, इतना कम, इतना पतला लेंस है मतलब। अब हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे कि लेंस को कैसे कंस्ट्रक्ट करें। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, मान लीजिए मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा, तो इस ऑब्जेक्ट की कोई पोजीशन होगी, मान लो u। अब अगर इसकी थिकनेस 0 है तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं सेम मान सकता हूँ कि भाई ये भी P है और ये भी P है, और क्या सेम मान सकते हैं, है ना। अब जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इसकी फर्स्ट इमेज बनेगी इसके अंदर, फर्स्ट इमेज यहाँ बनेगी V1, और फिर सेकंड इमेज यहाँ बनेगी कहीं V2, कहाँ बनेगी वो एक अलग कहानी है, दैट विल बी V फाइनल, है ना। V2 नहीं, इसको V फाइनल बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा U इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, V1 इज पोजीशन ऑफ फर्स्ट इमेज, due to refraction first, अब आप कहेंगे फर्स्ट रिफ्रैक्शन क्या बोला है, यहां से रेज आएंगी तो इनका सबसे पहला रिफ्रैक्शन यहां होगा, समझ रहे हो आप, यहां से कोई भी रे आई तो सबसे पहला रिफ्रैक्शन यहां होगा, ओके। फिर उसके बाद में एक रिफ्रैक्शन यहां पर भी होगा, तो वो जो भी है वो हम देखेंगे। तो V इज व्हाट, V is final image after the second refraction, from the material of lens, ध्यान दो, from the material of lens to the air, ये आपका फाइनल वो है, क्या बोलते हैं ना, रिफ्रैक्शन, करेक्ट। अब जब ये चीज़ आपके पास में है तो मैं पता है क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि एक बार आप अपना जो कर्व सरफेस वाला फॉर्मूला है वो यहाँ लगाइए, एक बार आप यहाँ लगाइए। तो देखिए फर्स्ट केस, फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्शन, for the first refraction. For the first refraction, air to lens, तो देखिए फर्स्ट रिफ्रैक्शन एयर टू लेंस, हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये हमारा फंडामेंटल फॉर्मूला था। अब इस फंडामेंटल फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। यहाँ मान लेते हैं एयर है, एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 बराबर 1 आ जाएगा। ये मान लीजिए आपका कुछ ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 बराबर μ आ जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ μ अपॉन v1, v1 इज द फर्स्ट इमेज माइनस, इसको लिख दूंगा 1 अपॉन u, इसको लिख दूंगा μ2 माइनस 1 अपॉन μ माइनस 1 अपॉन r1, ये ध्यान रखना। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला आ गया। v1 इज द फर्स्ट इमेज, v1 this first image v1 will work as the object of this first image v1 will work as the object of ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड रिफ्रैक्शन, है ना, विल वर्क एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड रिफ्रैक्शन। तो आप इस चीज को जरा पकड़ने की कोशिश करें, ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड रिफ्रैक्शन, है ना बेटा। तो ये सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। अच्छा,
अब जब ये सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा तो देखिए क्या होने वाला है। मैं सेकंड रिफ्रैक्शन की बात करूंगा। सेकंड रिफ्रैक्शन में क्या होगा कि फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा फंडामेंटल, वो तो कभी बदलता ही नहीं है। क्या है फंडामेंटल फॉर्मूला? V2 अपॉन V, μ2 अपॉन V, μ1 माइनस μ2 अपॉन U, और ये क्या आएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन R, राइट। ये आपका फंडामेंटल फॉर्मूला था। लेकिन अब आपके यहाँ पे सारी चीज़ें बदल जाएंगी। देखिए कैसे, μ2 आपका होगा एयर, μ2 आपका एयर होगा क्योंकि एयर में जा रहा है ना अब तो, और V की जगह आपका V फाइनल आएगा माइनस μ1 आपका म्यू होगा, और U की जगह आएगा V1, U की जगह आएगा V1। और देखिए μ2 आपका एयर होगा, यहाँ पे आएगा म्यू और यहाँ आएगा R2, बस आपका काम हो गया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। करेक्ट, बात बड़ी क्लियर कट है ना। फर्स्ट इक्वेशन आपकी फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए है, सेकंड इक्वेशन आपकी सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए है। थिकनेस इज वेरी स्मॉल, सो बोथ द पॉइंट्स आई एम सपोजिंग एज अ सिंगल पॉइंट पोल। इसको भी मैं पोल मान रहा हूँ, इसको भी मैं पोल मान रहा हूँ, और इसके बीच की डिस्टेंस 0 मान रहा हूँ, है ना। यानी कि नॉन मतलब कोई ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस नहीं है। अब देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? म्यू अपॉन V1 माइनस 1 अपॉन, आप ऐड कर दो ना, सीधा लिखने की जरूरत ही नहीं है अब तो। अब आप देखिए ये म्यू अपॉन V1 और वो माइनस म्यू अपॉन V1 कट जाएगा, तो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इट इज इक्वल टू व्हाट? मेरे को लग रहा है ये 1 माइनस म्यू है, वो म्यू माइनस 1 है, म्यू माइनस 1 कॉमन लीजिए आप, तो इट इज 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहलाता है। दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा, स्कूल में भी टीचर्स पूछ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। देखिए ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला है ना। तो अब मैं आपको आगे इसके यूजेज बताना चाह रहा हूँ कि लेंस मेकर्स फॉर्मूले में कैसे कैसे लेंस बन सकते हैं। सबसे पहले मैं एक लेंस बना रहा हूँ, ये वाला लेंस या फिर ये वाला लेंस और या फिर ये वाला लेंस, राइट। तो अब देखिए इस लेंस को हम कहते हैं कॉन्वेक्सो प्लेनो लेंस, इसको कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसको कहते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस, राइट। तो अब मैं इसके नाम लिखने की इच्छा नहीं है मेरे को। कॉन्वेक्सो प्लेनो लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्सो लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस, है ना, बाई कॉन्वेक्स लेंस। तो अब देखिए इसके अंदर मैं बात करूंगा, फॉर्मूला हमारा वही है। क्या है फॉर्मूला? 1 अपॉन एफ, इसको एक मिनट, इसको 1 अपॉन एफ लिख दो, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू को। ध्यान दीजिए, वी नो दैट 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो आप इसको लिख दीजिए सीधा। करेक्ट, ये चीज़ है। तो अब इससे आगे बढ़िए जरा, आप इसको लिखेंगे तो क्या आएगा? ये 1 अपॉन एफ इट इज इक्वल टू, अब देखना म्यू माइनस 1 तो आपका जो भी है सो है, 1 अपॉन R1 आपका प्लस R आएगा, 1 अपॉन R2 आपका इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि प्लेन सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो इन्फिनिटी होती है। तो आपका 1 अपॉन एफ इसके अंदर आ जाएगा म्यू माइनस 1 अपॉन R, ये आपका एफ आएगा। तो एफ की वैल्यू लिखेंगे आप तो ये आएगा R अपॉन म्यू माइनस 1, यानी इस लेंस की फोकल लेंथ आ गई। मैं आपको बता दूं इस लेंस की फोकल लेंथ भी यही आएगी, यानी कि ये दोनों सेम है, ये दोनों एकदम सेम है आपस में। तो 1 अपॉन एफ बराबर इसमें आएगा म्यू माइनस 1। देखो 1 अपॉन R1 को आप लिखेंगे 1 अपॉन इन्फिनिटी, प्लेन सरफेस है इसलिए। R2 को लिखेंगे माइनस R, क्योंकि ये R2 इस डायरेक्शन में है, तो ये R माइनस R आएगा, है ना। ये R1 आपका इस डायरेक्शन में था, प्लस R1। तो आपके पास में F बराबर आ जाएगा फिर से R अपॉन म्यू माइनस 1।
अब आप बात को समझने की कोशिश करिए। ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है, इसको मैं लिखूंगा 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1। पहला वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है, प्लस आर है। सेकेंड वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर माइनस आर है, यानी 1/+r माइनस 1/-r। आप चेक करेंगे तो ये आएगा r/2 म्यू माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि फोकल लेंथ ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस इज हाफ ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, है ना। ठीक है ना, यस। तो देखिए, इट इज क्लियर दैट फोकल लेंथ of a biconvex lens is half of the focal length of the biconvex lens is half of the what plano convex lens। अब देखिए, एग्जाम में है ना कुछ बड़े छोटे से बारीक से सवाल आते हैं, तो वो मैं आपको ज़रा बता दूं क्या क्या सवाल आते हैं। जैसे आपको एग्जाम में ऐसा दिया जा सकता है, एक बाई कॉन्वेक्स लेंस दे दिया और फिर इसको काट दें। अब आपने बाई कॉन्वेक्स लेंस को काट दिया, फिर सिंगल जो बना ना प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, उसकी फोकल लेंथ पूछी। अगर इस बाई कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो इसका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, डबल हो जाएगा। काट देने के बाद फोकल लेंथ डबल हो जाएगा, राइट। चलिए, ये चीज़ हो गई। अच्छा, ऐसा भी किया जा सकता है कि आपको एक खोखला लेंस दिया जाए, है ना, और इसके अंदर जो है ना आपके मटेरियल भर दिए जाए अलग अलग, कि यहाँ पे 2 टुकड़े किए और एक मटेरियल आपका μ1 भर दिया, एक मटेरियल आपका μ2 भर दिया। अब आपसे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछें दोनों की मिला करके, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एक है, इधर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दूसरा है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू r/μ-1। ध्यान देना, हो गया। आपने r आपको दे ही रखा होगा, म्यू आपको दे ही रखा होगा, तो यहाँ पे μ1-1 करो, F1 आ जाएगा। F2 करोगे तो क्या आ जाएगा? r/μ2-1 करोगे तो F2 आ जाएगा, राइट। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है उसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। वो फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। दोनों का आप इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर इसमें मान लो एक से ज़्यादा मटेरियल भर दिए जाएँ, कि एक और भर दिया, एक और भर दिया, तो फिर पता है क्या होगा? ये वाला लेंस होगा, ये वाला लेंस होगा, ये लेंस नहीं होगा। अब इसमें एक समस्या आ रही है, मैं आपको बताऊँ क्या होगा यहाँ पे, कि ये पूछ सकते हैं कि अगर मैंने मान लो इस तरह से मटेरियल खूब सारे भर दिए, पैरेलल फिलिंग, तो हाउ मेनी इमेजेज विल बी फॉर्म फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट। तो सिंगल इमेज बनेगी, बहुत सारी इमेज नहीं बनेगी। इस चीज़ को समझ लीजिए आप, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर मान लीजिए आपका ये एक लेंस है, होलो लेंस है, इसमें मैंने काफ़ी सारे मटेरियल भर दिए, मान लो इसके सारे ये पैरेलल बनाए, बताइए क्या बनाए? पैरेलल। ये आपका होलो लेंस है, होलो लेंस के अंदर मैं पैरेलल फिलिंग कर रहा हूँ, पैरेलल फिलिंग। कर रहा हूँ, ये आपने इसको भर दिया, ये पैरेलल फिलिंग कर ली। जब आपने ये पैरेलल फिलिंग कर ली है, तो देखिए क्या होना है, यहाँ से जो चली ना रे, वो चाहे जैसे भी हो, यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, यहाँ कुछ रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ भी कुछ रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ भी होगा, सब जगह होता रहेगा। लेकिन लास्ट में जो जाके बनेगी सिंगल इमेज बनेगी, लास्ट में जाके सिंगल इमेज बनेगी, सबकी अलग अलग इमेज नहीं बनेगी। यानी कि जितने भी चाहे मटेरियल भर दो, आप सिंगल इमेज बनेगी। लेकिन अगर आपने मटेरियल ऐसे भरे, तो फिर जितने आपने मटेरियल भरे ना, उतनी इमेज बनेगी। जितने मटेरियल भरे उतनी इमेज बनेगी। अगर मान लो आपने यहाँ पे सपोज टर्पेंटाइन भरा, यहाँ ग्लास भरा, फिर यहाँ
पेट्रोल भर दिया, फिर यहाँ ग्लास भर दिया। अब देखो सुनो, यहाँ आपने ग्लास भर दिया, यहाँ आपने ग्लास भर दिया, यहाँ आपने ग्लास भर दिया। अब आपने यहाँ टर्पेंटाइन भरा, यहाँ पेट्रोल भरा, यहाँ वाटर भरा, फिर यहाँ पे पेट्रोल भर दिया, यहाँ टर्पेंटाइन भर दिया। अब देखो कितने मटेरियल हो गए। पेट्रोल भरा आपने, यहाँ टर्पेंटाइन भरा, यहाँ ग्लास भरा, यहाँ आपने वाटर भर दिया, यहाँ पेट्रोल भरा, यहाँ टर्पेंटाइन भरा, यहाँ वाटर भर दिया। तो हाउ मेनी मटेरियल्स यू हैव फिल्ड इन दिस। ग्लास तो एक मटेरियल है, चाहे 3 बार भरो मटेरियल एक ही काउंट होगा। पेट्रोल है, यहाँ पेट्रोल है, यहाँ वाटर है, यहाँ वाटर है, यहाँ टर्पेंटाइन, 4 मटेरियल दिख रहे हैं मेरे को। 4 इमेज बनेंगी आपकी, 4 इमेज, 4 अलग अलग फोकल लेंथ हो जाएंगी। अच्छा, अगर मान लीजिए आपके पास में कोई लेंस ऐसा है, मैं थोड़ा सा इसको तेज स्पीड से बता रहा हूँ, आप थोड़ा समझ लीजिए। किसी ने इस लेंस को ऐसे ऐसे काट दिया, तो भैया आप कैसे ऐसे काट रहे हो ना, तो फोकल लेंथ बराबर ही आएगी, यानी फोकल लेंथ बदलेगी नहीं, पावर चेंज नहीं होगी, है ना। हाँ, इसकी फोकल लेंथ वही होगी, इसकी फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ, तीनों की फोकल लेंथ बराबर होगी, आप काट देंगे तो। लेकिन अगर आपने ऐसे काटा है तो फोकल लेंथ बदल जाएगी। ऐसे अगर आपने इसको काटा ऐसे, इसको काटा ऐसे, तो ये समझ लीजिए कि अगर बाई कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ f है, तो ये जो कटिंग होगी इसकी फोकल लेंथ डबल f हो जाएगी, 2f हो जाएगी काटने के बाद। लेकिन यहाँ फोकल लेंथ नहीं बदलेगी। तो आई थिंक दीज थिंग्स आर वेरी क्लियर। चलिए अब हम आगे बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। विथ नो डिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज विथ नो डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस नहीं है जी लेंसेज के बीच में, और कॉम्बिनेशन है। अब अगर मान लीजिए एक लेंस आपका ऐसा है और एक लेंस आपका ऐसा है, बीच में डिस्टेंस तो है ही नहीं। एक लेंस आपका ऐसा है और मान लीजिए एक लेंस आपका ऐसा हो गया, मान लीजिए एक लेंस आपका ऐसा हो गया, बहुत सारे हो गए। नो डिस्टेंस, विथ नो डिस्टेंस, तो आपका 1 जो कैपिटल F आएगा वो आएगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, जितने भी हैं। अच्छा, 1/f को हम पावर कहते हैं, ध्यान दो, पावर, P इक्वल टू पावर ऑफ द लेंस। इसको कहते हैं 1/f मीटर के अंदर, इसे डायोप्टर कहते हैं। ये सब चीज़ें आपने 10th क्लास में पढ़ी हैं, राइट। अगर हम इसको सम कर देते हैं कंप्लीट पावर आएगी, और इसे कहेंगे पावर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस लाइक दिस। ये आपके अगर नो डिस्टेंस है तो। लेकिन अगर मान लो 2 लेंस हैं, उनके बीच में डिस्टेंस हो, तब क्या होगा, इसको हम आपको समझा देते हैं। देखिए, इक्विवेलेंट लेंस एंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, थोड़ा टॉपिक डालिए। इक्विवेलेंट लेंस एंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ये ध्यान रखना, 2 चीजें मैं एक साथ लूंगा। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, if 2 lenses are placed at some distance d, ये है बेटा जी। तो ध्यान दीजिए, इक्विवेलेंट लेंस एंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इफ 2 lenses are placed at some distance d, कुछ डिस्टेंस d पर 2 लेंस प्लेस कर दिए गए हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक लेंस है और ये एक लेंस है, इन दोनों लेंसेज के बीच में कोई डिस्टेंस d है, कोई डिस्टेंस d है। तो अब इसकी लेंस की फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, राइट। तो अब इन दोनों की फोकल लेंथ f1 एंड f2 है, तो हमें इनको इक्विवेलेंट लेंस में कन्वर्ट करना है और इसकी इक्विवेलेंट पोजीशन भी पता करनी है। इक्विवेलेंट लेंस एंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, यानी कि हम इसको कहाँ पे रखें इक्विवेलेंट लेंस को, जो इमेजरी लेंस है लेकिन उसके इक्विवेलेंट बिहेवियर करेगा। तो इसकी जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी ना, वो आएगी 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1/f2, ये आएगी। अच्छा, सवाल ये उठता है उस इक्विवेलेंट लेंस की जो पोजीशन आएगी वो कितनी आएगी, वो कितनी आएगी। तो इक्विवेलेंट लेंस की जो पोजीशन आती है ना, वो सेकंड वाले से हम मेजर करते हैं। जनरली सेकंड वाले से मेजर किया जाता है कि ये पोजीशन आपकी इक्विवेलेंट लेंस की आएगी। फोकल लेंथ तो वो हो गई।
इक्विवेलेंट लेंस की जो पोजीशन आएगी ना, वो पोजीशन आपकी जो आने वाली है वो पोजीशन आएगी आपकी DF अपॉन F1। DF अपॉन F1 यानी कि ये D है और F आपका ये है और F1 आपका ये है। ये इक्विवेलेंट आपकी पोजीशन आएगी इक्विवेलेंट लेंस की। चलिए अब हम एक काम करते हैं, चलो इसको प्रूव करना रहने देते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड में तो आएगा नहीं, बोर्ड में तो आएगा नहीं और कंपटीशन में प्रूफ की जरूरत पड़ेगी नहीं, राइट। अगर आप कहेंगे तो मेरे को आप बोल देना, मैं इसको जूम सेशन में प्रूव करवा दूंगा, है ना। हाँ जी, इफ़ यू वांट ना तो जूम सेशन में बोल देना, प्रूव करवा देंगे जूम सेशन में, राइट। आप लोग बोल दीजिएगा सर वो फॉर्मूला प्रूव करवा दो, कोई छोटा सा 4-5 स्टेप का है ना, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो वो आप चाहो तो अगर जूम सेशन में कहेंगे तो करवा देंगे, और नहीं तो कोई ख़ास बात नहीं है ना, ज़रूरत है नहीं, हम इसके अलावा कुछ और बातें कर लें। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने क्या किया है, अगर दो लेंसेज के बीच में डिस्टेंस है तो ये आपका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला आएगा, और ये आपकी इक्विवेलेंट डिस्टेंस आएगी कि यहाँ आप उस लेंस को रखिए, यानी एक ऐसा लेंस बनाओ, एक ऐसा लेंस बनाओ जिसकी फोकल लेंथ ये हो गई, जिसकी फोकल लेंथ ये हो गई, और उसको आप सेकंड लेंस से इस दूरी पर रख दीजिए बस, है ना। सेकंड लेंस से इस दूरी पर आप रख दीजिए इसको, ओके। और इसका प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बोल देना मेरे को जूम सेशन में करवा देंगे, राइट। चलिए अब हम जो है ना इसमें बात करना चाह रहा हूं मैं सिल्वराइजेशन ऑफ द लेंसेज। तो मैं आपको इसमें एक बात बता दूं कि अगर हम सिल्वराइजेशन करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बन जाता है कॉनकेव मिरर, और जो कॉनकेव लेंस होता है वो बन जाता है कॉन्वेक्स मिरर। आप ध्यान दीजिए, सिल्वराइजेशन का मतलब होता है कि जैसे ये लेंस है, अब आप इसके किसी एक सरफेस पर पॉलिश कर दीजिए, किसी भी एक सरफेस पर पॉलिश कर दीजिए। मान लीजिए ये लेंस है, अब आप इसकी इस सरफेस पर पॉलिश कर दीजिए, है ना। अब मान लीजिए आपके पास में ये लेंस है सपोज, अब आप इसकी इस सरफेस पर या किसी भी सरफेस पर पॉलिश कर सकते हैं, है ना। मान लो आपके पास में ऐसा लेंस है और आपकी इस सरफेस पर पॉलिश कर देते हो, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सरफेस पर पॉलिश कर सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप पॉलिशिंग करते हैं तो जो कॉन्वेक्स लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस विल बिकम कॉनकेव मिरर, हमेशा हमेशा, यानी कि कॉन्वर्जिंग लेंस विल बिकम कॉन्वर्जिंग मिरर। ध्यान दो, इसको मैं ज़्यादा अच्छी स्टेटमेंट लिख दूं, इसका यही स्टेटमेंट दोबारा लिख रहा हूं मैं, द सेम स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू राइट अगेन। क्या? कॉन्वर्जिंग लेंस will become converging mirror. Converging mirror. Converging lens will become converging mirror, right? And A and D and है ना, आफ्टर पॉलिशिंग, है ना, आफ्टर पॉलिशिंग कॉनकेव लेंस will behave like concave lens will behave like convex lens, convex mirror, mirror, right, after polishing. तो after polishing आफ्टर पॉलिशिंग कॉन्वर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस तो कॉन्वर्जिंग लेंस होता है ना, नहीं सॉरी, वो डाइवर्जिंग लेंस है ना, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस विल बिकम, डाइवर्जिंग लेंस विल बिकम व्हाट? डाइवर्जिंग मिरर।
हाँ, मतलब जो कॉन्वर्जिंग होता है कॉन्वर्जिंग बनता है, डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग बनता है। अब आपको कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग जो है वो मैं पहले ही बता चुका हूं, है ना। कॉन्वर्जिंग इक्विपमेंट, कॉन्वर्जिंग इक्विपमेंट, कॉन्वर्जिंग इक्विपमेंट क्या होते हैं, कॉन्वर्जिंग इक्विपमेंट। डाइवर्जिंग इक्विपमेंट क्या होते हैं, ध्यान दीजिए। कॉन्वर्जिंग इक्विपमेंट जो होते हैं ना वो होते हैं कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर, ये सब कॉन्वर्जिंग होते हैं ना। और ये क्या होते हैं, कॉनकेव लेंस एंड व्हाट, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वर्जिंग मिरर, नहीं, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये सब डाइवर्जिंग होते हैं, राइट, डाइवर्जिंग होते हैं, राइट। अच्छा चलिए, ये सब चीज़ तो क्लियर हो गई आपको कि ये ऐसा होगा तो वैसा बनेगा। अब आते हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालें? हाँ, तो देखिए, हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जी, स्टेप्स टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द, फोकल लेंथ ऑफ द फाइनली मेड मिरर। ध्यान देना, ध्यान देना, थोड़ा वर्ड को पकड़ना। फाइनली मेड मिरर, इक्विवेलेंट स्टेप्स टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ फाइनली मेड मिरर। तो देखिए, मैं बताता हूँ क्या होता है। सिस्टम बड़ा सिंपल है, सिस्टम बड़ा सिंपल है। 1/F, फाइनल बता रहा हूँ मैं, फाइनल बता रहा हूँ। आप देखिए, रे सबसे पहले ऑब्जेक्ट से चलेगी। ऑब्जेक्ट से जो भी रे चलती है, वट एवर रे गोज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, फर्स्ट कम टू द लेंस, फर्स्ट कम टू द लेंस। तो ये लेंस अपना काम करेगा, लेंस अपना काम करेगा, लेकिन क्योंकि ये पॉलिश कर दिया गया है, ये लेंस अपोजिटली वर्क करेगा। यानी अब हम इसको लिखेंगे -1/FL। यानी कि अगर ये, ध्यान दो, ध्यान दो, -1/FL लिखने का मतलब ये हुआ कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, तो यहाँ पर अब नेगेटिव बन जाएगा। ओके, अब ये मिरर है, ये मिरर है, तो मिरर को हम लिखेंगे +1/F मिरर। अब देखिए, फंडामेंटली ये जो मिरर है ना, ये मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी बताओ? इस वाले मिरर की, इस वाले मिरर की फोकल लेंथ होगी -R/2, नेगेटिव आएगा, है ना। ओके, प्लस फिर आप आगे 1/FL करेंगे। यानी कि लाइट क्या होगी, सबसे पहले यहाँ आएगी, फिर मिरर पर जाएगी, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होगी और फिर वापस लेंस पर आएगी। यानी लेंस ने 2 बार अपना वर्क किया, मिरर ने 1 बार अपना वर्क किया। लेकिन मिरर जो है वो -R/2 है, लेंस आपका प्लस था, हमने यहाँ माइनस कर दिया, यानी कि रिजल्टेंट में माइनस आएगा। इस वाले की बात करते हैं तो अपन, अगर आप इस वाले की बात करेंगे तो भी रिजल्टेंट में माइनस आएगा। अब अगर आप इसकी बात करते हैं तो अपने आप होगा आपका, मतलब ये फॉर्मूला आपका ये बन गया। अब देखो, 1/F की बात करेंगे हम, तो ये है बराबर -1/FL प्लस 1/FM -1/FL। फॉर्मूला तो आपका यही रहेगा बेटा, फॉर्मूला चेंज होने वाला नहीं है ना। अब होगा क्या यहाँ पर कि यहाँ आपका ये जो है ना, ये लेंस, ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है। और ये कौन सा लेंस है, ये भी कॉनकेव लेंस है। तो अब यहाँ आपके -FL आएगा, यहाँ -FL आएगा। ये कौन सा मिरर है जरा बताना। अच्छा एक बात बताओ, ये जो प्लेन मिरर है इसकी फोकल लेंथ कितनी है बताओ? ये वाला जो प्लेन मिरर है इसकी फोकल लेंथ बताना। इसकी फोकल लेंथ है इन्फिनिटी। ये वाला जो प्लेन मिरर है इसकी फोकल लेंथ बताना। इसकी फोकल लेंथ है इन्फिनिटी। ये वाला जो प्लेन मिरर है इसकी फोकल लेंथ बताना। इसकी फोकल लेंथ है +R/, पॉजिटिव है जी। अब देखो आप,
नेगेटिव फोकल लेंथ यहाँ पे रखेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव फोकल लेंथ यहाँ पे रखेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, सब कुछ पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आ जाएगा यानी कि बिहेवियर कैसा हुआ, कॉन्वेक्स मिरर जैसा बिहेवियर हुआ। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना हमारे पास में हैं। देखो मैं एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ, है ना। आप देखिए एक दो क्वेश्चन मैं ले ही लेता हूँ ना। HC वर्मा की बुक खोलिए आप लोग, एक मिनट ज़रा। ये हमने कहाँ से कर ली, कहाँ तक कर दिए थे हमने, एक बार मैं ज़रा चेक करता हूँ। अच्छा मिरर, अभी तक हमने आपको प्रिज्म तो पढ़ाया ही नहीं है ना, हमने आपको प्रिज्म नहीं पढ़ाया है जी अभी। हाँ चलिए, प्रिज्म हमने आपको पढ़ाया नहीं है। आप 18.5 वाली बात हम बाद में करेंगे। 18.6 एग्जाम्पल देखो आप, मैंने करवा दिया क्या 18.6 एग्जाम्पल आपको। चलिए लुक एट दी पेज नंबर 392 18.6, ये आपके HCV का है। तो देखिए HC वर्मा की बुक खोलिए आप। आपका पेज नंबर है 393, नहीं 392, हाँ 392, और ये एग्जाम्पल नंबर आपका 6 है, राइट। तो चलिए हम आपके बारे में इसमें देखते हैं क्या है। लोकेट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट O इन द सिचुएशन शोन इन द फिगर। द पॉइंट C डिनोट्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेपरेटिंग सरफेस। एक इधर μ1 है, इधर μ2 है। आपको इमेज बनानी है जी, कुछ नहीं, बहुत ही ईजी बात हो गई। μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। ये आपको फॉर्मूला दे रखा है, करेक्ट। तो μ2 कितना है यहाँ पे 1.5 है। μ2 वो मीडियम है जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, μ2 वो मीडियम है जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है। V आपकी इमेज है, पता नहीं कितनी है, माइनस μ1 आपका एयर है। μ1 वो मीडियम है जहाँ से ऑब्जेक्ट रखा है, यानी रेज आ रही है। U आपका कितना है, U आपका है -15, इट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 कितना है, μ2 माइनस μ1 कितना है, μ2 माइनस μ1 है 1.5 माइनस 1 अपॉन R। R कितना है, R आपका +30 है, ध्यान दीजिए +30। अब आप चेक करो भैया, 1.5 अपॉन V इक्वल टू 1 अपॉन 60 माइनस 1 अपॉन 15। चेक करिए साहब, बात मानने की ज़रूरत नहीं है। 60 मेरे को लग रहा है ये 1 माइनस 4 यानी कि -3 आ जाएगा ये, है ना। तो ये आ जाएगा -1/20, -1/20 आ जाएगा, है ना। तो V इक्वल टू -30 आ गया। इसका मतलब ये इमेज जो है ना कहाँ बनेगी बताओ, इमेज आपकी उसी साइड में बनेगी, यानी कि ऐसा सीन होगा। देखो ये आपकी सेपरेटिंग सरफेस है, इधर का मटेरियल दे रखा है इन्होंने 1.5, इधर का मटेरियल दे रखा है 1, ये रेडियस आपकी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, यहाँ से 15 सेंटीमीटर पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है। अब ये कह रहे हैं आपकी इमेज इधर बनेगी, मतलब यहाँ बनेगी इमेज। इमेज उसमें बनना जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इमेज को बनना वहाँ पे जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, ओके। तो अब अपन जो है ना एग्जाम्पल नंबर 18.7 करते हैं। 18.7 क्या है, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज इन द सिचुएशन शोन। यह एक सिचुएशन बना रखी है, इसमें हमें साइज ऑफ द इमेज बतानी है। तो देखिए मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर है 7, पेज नंबर है अगला वाला 393, है ना। तो देखो क्या है ये वाला एग्जाम्पल, आपका ये ऑब्जेक्ट दे रखा है 1 सेंटीमीटर हाइट है, तो ये तो बस ठीक है, हो जाएगा, है ना। ये 40 सेंटीमीटर है, C आपका 20 सेंटीमीटर है। तो हम करेंगे इसको क्या, इसको हम करेंगे μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। फॉर्मूला हमारा वही है। μ2 का, एक मिनट जरा, μ2 का मटेरियल कितना है 1.33 यानी 4/3 है जी, 4/3 है, 4/3 है, और इसका पोजीशन पता नहीं है ना। माइनस μ1 कितना है बेटा, μ1 है आपका 1, U कितना है, U है आपका -40।
तो म्यू2 कितना है 4/3 - 1। आर कितना है, आर आपका दे रखा है -20। ये देखो -20 लिख रहा हूँ मैं आर को, तभी तो मैं वी निकाल पाऊंगा, नहीं तो नहीं निकाल पाऊंगा, है ना। हाँ, तो 4/3 वी और ये आ जाएगा प्लस 1/40 और ये कितना आ गया जी 1/3 आई थिंक -60, है ना, ऐसा आ जाएगा। चलो कैलकुलेट करो जरा। 4/3 वी इक्वल टू -1/60 -1/40। अब इसको हम लिख देते हैं 120। मुझे लगता है -5 आ जाएगा ऊपर, है ना, तो 24 आ जाएगा माइनस। देखना 3v/4 बराबर 24 -24। तो ये v इक्वल टू -32 सेंटीमीटर आ रहा है क्या, इसका मतलब इमेज इधर ही बनेगी। हाँ, -32 सेंटीमीटर ये। अब देखिए मैग्नीफिकेशन में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इस केस के अंदर। मैग्नीफिकेशन क्या बताया था आपको, μ1v/μ2u ऐसे बताया था मैंने आपको। चलिए, तो μ1 आपका 1 है, एयर है ना, और v आपका 32 है, -32 लिख दो, ज़्यादा नाराज मत हो। μ2 कितना दे रखा है 4/3 इंटू v1 कितना दे रखा आपको, ये सॉरी u दे रखा था शायद, कितना कहाँ है जी, u 40 दे रखा है। हाँ, u -40 दे रखा है बेटा। तो मुझे लग रहा है ये आपका हो गया 4 और ये हो गया 5। तो आप ऐसा करिए, ये आ जाएगा आपका 1 × 4 × 3/4। चेक करो। अरे भाई ये 5 आएगा ना यहाँ पे, हाँ 5 आएगा यहाँ पे 5। आप देख लीजिए 3/5 आएगा, 3/5 आएगा। अब देखिए ये m जो है ना 3/5 आया है, 3/5, यानी ये साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर दे रखा है इन्होंने, तो साइज ऑफ इमेज जो आपकी आएगी ना वो 0.6 सेंटीमीटर आएगी। चेक करना जरा, 0.6 सेंटीमीटर। बस इसी तरह से आपको करने हैं सारे सवाल, है ना, कोई ऐसी खास दमदार बात नहीं है। ये जो 18.8 एग्जाम्पल है ना 395 पर देखिए, पेज नंबर 395, 18.8 एग्जाम्पल, ये हमने नहीं करना है, मतलब ये आपको करना है अपने आप, मैं नहीं करूँगा, है ना। चलिए, इसके बाद में एग्जाम्पल 18.9 भी आप लोग अपने आप करिए, है ना, करिए अपने आप। 18.9 भी आप लोग करिए, है ना। ये कुछ ऐसा है ही नहीं जिसमें कि आपको अटकेगा कुछ, आप मेरे से पूछेंगे ही नहीं कुछ भी, है ना। अब देखिए, आप जो आपके वर्ड आउट एग्जाम्पल है ना, प्लीज़ कम ऑन पेज नंबर 400 HCB का पेज नंबर 400 देखिए। एग्जाम्पल मैं सारे करा देता हूँ। पेज नंबर 400 जो है ना, इसमें आपके एग्जाम्पल 1 से 1 2 3 4 5 6 मेरे को लगता है शायद 10 तक मैं कर चुका हूँ। नहीं 10 नहीं, 11 भी कर चुका हूँ, 12 भी कर चुका, ऐसा भी मेरे को ध्यान आ रहा है ना। 12 तक मैं कर चुका। अच्छा 13 फिर इनका प्रिज्म का है। प्रिज्म अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं है, प्रिज्म हमने आपको नहीं पढ़ाया है ना। लेकिन 15th क्वेश्चन जो है ना, ये इसी कंटेंट का है जो हमने पढ़ा दिया। तो 15th वाला मैं बताऊंगा नहीं आपको, आप अपने आप करिए। ध्यान दो, वर्ड आउट एग्जाम्पल जो है ना, पेज नंबर कितना है वर्ड आउट एग्जाम्पल का, ये पेज नंबर है 405। एग्जाम्पल 15 मैं नहीं बताऊंगा, आपको अपने आप करना है, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है, एकदम सीधा सीधा, केवल आपको यूज में लेना है। ये आपका 16th क्वेश्चन जो है ना, ये भी मैं नहीं बताऊंगा। 17th क्वेश्चन जो है ना, हाँ ये सवाल जो है ना 17th वाला बताऊं क्या ये सवाल? चलो ये सवाल बता देते हैं 17th वाला। वैसे देखो इसमें भी है ना, जो आप अगर देखेंगे ना तो सीधा सा वो क्या है, एक वो है 17th क्वेश्चन। देखो कितना सस्ता सा सवाल है। एक गोला है, इसका पोल यहाँ है, पोल, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ है r। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, आपको इमेज बतानी है। ऑब्जेक्ट आपका बबल है, यानी ग्लास के अंदर ऑब्जेक्ट है। ग्लास में ऑब्जेक्ट है तो आपका μ1 जो है ना ग्लास है,
ध्यान दीजिए, वो मटेरियल जिसमें कि ऑब्जेक्ट होता है उसे हम मटेरियल 1 कहते थे। तो मटेरियल 1 1.5, मटेरियल 2 आपका जहाँ ऑब्जर्वर होता है वो मटेरियल 2 होता है ना। तो यहाँ आपकी बार उल्टा हो गया, मटेरियल 1 जो है वो डेंसर है और मटेरियल जो ऑब्जर्वर है वो रेयर, आपकी बार में ऐसा हो गया, मतलब इमेज वहाँ देखेंगे हम। तो चलिए इसकी जो है ना 1 मिनट के अंदर मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ इस वाले क्वेश्चन की। आप जरा देखिए कि क्या है, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। चेक करिए, तो μ2 है आपका 1, v पता ही नहीं है, μ1 है आपका 1.5 और u आपको पता ही नहीं है। u पता है, अरे भाई पता होगा u आपको है -4, वो पता है आपको। चलिए μ2 है आपका 1 माइनस 1.5, r जो है ना r आपका है माइनस कितना, रेडियस कितनी रखी थी बबल की 10 सेंटीमीटर, बस यही आपका आंसर है। अब ये आप करके देखिए, मतलब बात ऐसे मेरे को लग रहा है ये माइनस है, ये प्लस आ जाएगा है ना, तो 1/20 आ जाएगा है ना, और ये आ जाएगा प्लस 3/8। आप चेक करो, तो हम जरा 40 का एलसीएम ले लेते हैं है ना, 40 एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, राइट। सो v इक्वल टू 40/17। चलो ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर आ गया, करेक्ट। उड़ी बाबा, ये आई है अपना आ रहा है क्या ऐसा 1/20 और 3/8 हो तो यही रहा है भाई, हो तो यही रहा है बिल्कुल। क्या बात है, अपन ने कोई गड़बड़ कर दी क्या? अपन ने गड़बड़ कर दी, पता है क्या, ये माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, हमने इसको प्लस कर दिया है। तो आप जरा चेक करिए, यहाँ आपका माइनस होगा, यहाँ आपका माइनस होगा, यानी ये -13 आएगा। हाँ ठीक है जी, तो ये आ जाएगा आपका -3.33 सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा, राइट। अब आप देख लीजिएगा ये जो भी है 18th क्वेश्चन जो है ना, 18th क्वेश्चन भी आप अपने आप करिए, मैं नहीं कराऊंगा। 19th क्वेश्चन जो है ना, ये आपका वो है कौन सा, लेंस मेकिंग फॉर्मूला। 19th देखिए, इसमें जो ये इन्होंने दे रखा है ना, ये एस सी वर्मा जी ने एग्जाम्पल 19, ये लेंस मेकिंग फॉर्मूला है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला लगाइए और आप कर डालिए इसको, ठीक है। R1 R2 अलग अलग रेडियस दे रखे हैं, आप देख लीजिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 20 भी आप लोग कर सकते हैं अपने आप, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक्चुअल में ये सब चीज़ें आपको आराम से हो जाती हैं। एग्जाम्पल नंबर 21 में आपको करना क्या है वो सुनिए। एग्जाम्पल नंबर 20 एंड 21 ये दोनों सेम टाइप के एग्जाम्पल हैं, सेम टाइप के एग्जाम्पल हैं। इसमें क्या करना होता है, एक इमेज आपको पहले लेंस से बनानी है, फिर दूसरी इमेज आपको मिरर से बनानी है, बस काम हो गया है ना। एक मिनट जरा 20 वाला जो सवाल है मैं एक बार देख लूँ। Point source S is placed at a distance 15 cm from the converging lens of focal length this centimeter pin or what, where should be the diverging mirror of the focal length। हाँ ये आप कर सकते हैं, अगर नहीं होता है तो आप मेरे को बोल देना, मैं जूम सेशन में करवा दूंगा। 21 भी आप कर सकते हैं, बस इसमें ध्यान ये रखना है क्वेश्चन 2 स्टेप में है। 2 स्टेप में कैसे, एक स्टेप में लेंस से इमेज बनानी है, सेकंड स्टेप में आपको जो मिरर है वो काम में लेना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें मेरे को लग रहा है पॉलिशिंग वाला केस है कि इन्होंने पॉलिश कर दिया है ना। हाँ तो बस आपको क्या करना है, फोकल लेंथ निकालना है, 2f पर रख दो, अपने आप आ जाएगा। 23 वाला जो क्वेश्चन है ये भी आप अपने आप कर सकते हैं, 24 भी आप अपने आप कर सकते हैं, है ना। हाँ ये सवाल बड़े अच्छे अच्छे हैं। चलिए ये सब सवाल आप एक बार ट्राई करिए, 25 भी आप ट्राई कर, ये सब मेरे को ऐसा लग रहा है सारे के सारे आपसे हो जाएंगे, मेरी ज़रूरत है ही नहीं। 27 28 तक आप ऐसा करिए, एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर मेरे से पूछ लीजिए। मुझे लगता नहीं है ये सवाल सारे इजी सवाल हैं, आपको कर ही दोगे आप, है ना। चलिए तो ये सब हम कर लेंगे। अब हमारा इसमें अगला लेक्चर आएगा प्रिज्म पर, अगला लेक्चर किस पे आएगा, प्रिज्म पर, ठीक है। आप लोग जो है डीपीपी करना चालू कर दो, क्योंकि काफ़ी हो चुका है। बस ये प्रिज्म चैप्टर का लास्ट वो है टॉपिक,
उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, इसके बाद क्या होगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा। तो प्रिज्म आपका लास्ट टॉपिक है, तो आप इसलिए अपनी डीपीपी कर डालो आप पूरी। ठीक है जी, चलिए नमस्ते।